नमस्कार दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे क्लास 8वीं की एसएसटी। सबसे पहले हम इसमें इतिहास की बुक लेते हैं और इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो है कि कैसे, कब और कहाँ। यानी इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो कैसे घटी हैं, कब घटी और कहाँ घटी। तो इसमें देखते हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं होती हैं वो तारीखों पर निर्भर होती हैं कि कब घटी। इसका अनुमान हमें तारीखों से लगता है कि किस शासक के काल में घटी होंगी। तो इसमें देखते हैं कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चला करती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय ही माना जाता है। इन तारीखों का पर्यायवाची ही समझा जाएगा। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बहुत तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है आपकी? यानी क्योंकि बहुत से राजाएं आए, बहुत से, तो उनके टाइम में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी, तो हमें उनकी तारीखों को याद रखना पड़ता है। इसलिए इतिहास है वो बच्चों को खासतौर से उबाऊ लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, अतीत जो बीत चुका है, तो दोनों की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं कि ये बात तो पहले हो चुकी है, पहले घट चुकी है, ये बाद में होगी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। हम कई बार उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे में सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हो कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उसमें लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। यानी आज जो सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी जानकारी वो तुरंत सेकंडों में, मिनटों में आपके पास पहुंच जाती है। पहले कैसे पहुंचती होगी, किस तरह यातायात शुरू हुआ होगा, पहले जब रेलगाड़ियां गाड़ियां नहीं थी तो किस तरीके से पैदल चलना होता था। तो चित्र एक में ब्राह्मण, जो आप देख सकते हो, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, जिसमें जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया ये पहले नक्शे का आवरण है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें इस बारे में सोचने के लिए कर प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। यानी ये धीरे धीरे हुआ है। इनका स्वाद धीरे धीरे से उनकी जुबान पे चढ़ा है। इस तरह की
प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते कि ब्रिटिश लोग आए और इस तिथि से उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव हुए, यानी ये सब धीरे धीरे हुआ प्रक्रिया, काफी महीने दिन इनमें लगे। ये बताना भी संभव नहीं कि ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बात कर सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और कब वह मरा, इसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरीके के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा कि जब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगते हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, इन जो बड़े बड़े बाजार हैं वो धीरे धीरे किस तरह से विकसित हुए, किस तरीके से रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरीके से बदले, यानी जब किस प्रकार से पहला जो राजा है वो राजा बना। चित्र 2 में आप देख सकते हैं विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरीके से तैयार हुए और किस तरह के नई रुचियां चलन में आई हैं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की भी पदवी दी गई थी। अब हम देखते हैं कि कौन सी तारीखें, हम जो तारीखों की चर्चा कर रहे थे इसमें आगे बढ़ते हैं कि कौन सी तारीखें, यानी कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है कि कौन सी तारीखें वो महत्वपूर्ण होंगी। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार करते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर एक गवर्नर जनरल के शासनकाल में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसके शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। यहाँ आपको दोनों ये जो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल के नाम भी आपको याद रखने हैं, जो भविष्य में आपको बार बार काम आते रहेंगे। अलग अलग अध्यायों में हम एक दूसरे गवर्नर जनरलों और हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस लिटल, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई
ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री है तो उसका 5 साल का कार्यकाल होता है, तो उसमें भी बहुत सी तारीखें, तिथियां, अलग अलग कार्यक्रम, योजनाएं, उनको हमें याद करना पड़ता है। तो उसी समय भी ये जो, क्योंकि सर्वोच्च जो पद था वो गवर्नर जनरल का था, तो उनके संबंध में बहुत सी अलग अलग तिथियां हो जाती हैं। क्या हम इसी दौर में इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौथे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रख सके। यानी इतिहास की जो लंबी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाओं को एक जगह न सहेज के हम अलग अलग सहेजते हैं, क्योंकि घटनाएं अगर एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो जैसे हमने शुरू में देखा कि इतिहास वैसे ही बोरिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं और उनकी तारीखें याद करना वो कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम इनको टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। जैसे हमने इतिहास को बांट रखा है, मुगल काल, अंग्रेजों का जो गुलामी का काल है, आजादी की लड़ाई का काल है, इस प्रकार से उनमें भी आगे जाके हमने अलग अलग तिथियों में इन्हें बांट रखा है। तो इसका मकसद कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रख सके, इसलिए हम तारीखों में बांटते हैं। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवनों के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आप चित्र 3 भी देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल इसे आपको याद रखना है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव कथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा गया था। अब हम देखते हैं कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग 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 काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? उसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी उस काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मील को लगता है कि सारे एशियाई मील कौन थे? मील को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर उनकी यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम।
मील की राय ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मील ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कतई नहीं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? नहीं। क्या इन सारे दौरों में कई तरीके के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म के लोग शासक बने हैं भारत में। तो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक यानी 3 कालखंडों में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन काल खंडों में बांटने की ये समझ पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल के इन अवधारणाओं के बिना सोचे समझे से विचार अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास क्या थी? समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी। नहीं, ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक युग क्या होता है, इसके बारे में बच्चों हम कल अध्ययन करेंगे।